नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। लंदन की कुहासे भरी गलियों में रहते हुए मैंने अपना अधिकांश जीवन मानव मन की जटिलताओं और अपराध की रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाने में बिताया है। हर मामला मेरे लिए एक नया खेल होता है, एक ऐसी चुनौती जो मेरे दिमाग को सक्रिय रखती है और मुझे उस अंधेरे रास्ते से दूर रखती है जो कभी कभी मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करता है। सन 1903 की एक ठंडी सुबह, जब बेकर स्ट्रीट पर कोहरा इतना घना था कि मेरी खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे पास एक ऐसा संदेशवाहक आया जिसने मुझे अपनी कुर्सी से उठने और उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया जो मेरे लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। उस सुबह मैं अपने कमरे में बैठा था। मेरे सामने चाय का प्याला ठंडा हो रहा था और मेरे हाथ में एक किताब थी जिसे मैं आधे मन से पढ़ रहा था। मेरा दोस्त और सहयोगी डॉक्टर जॉन वाटसन मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा अपने नोट्स में कुछ लिख रहा था। उसकी कलम की खरखराहट कमरे में एकमात्र आवाज थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने किताब बंद की और वाटसन की ओर देखा। उसने अपनी भौहें उठाई, मानो कह रहा हो कि ये मेरे लिए एक नया रोमांच हो सकता है। दरवाजा खुला और हमारी गृह स्वामिनी श्रीमती हडसन एक सज्जन को अंदर आने दी। वो लंबा था, उसकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने भूरे रंग का ओवरकोट पहना था जो बारिश से भीगा हुआ था और उसके हाथ में एक टोपी थी जिसे वो बार बार मरोड़ रहा था। मैंने उसे एक नजर देखा और अपने मन में उसकी कहानी का एक मोटा खाका बना लिया। एक धनी ग्रामीण सज्जन, शायद नॉर्फॉक से, जो किसी गंभीर समस्या से परेशान था। मिस्टर होम्स, उसने संकोच के साथ कहा। उसकी आवाज में हल्की कांप थी। हाँ, मैं ही शर्लॉक होम्स हूं, मैंने जवाब दिया, उसे कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। कृपया बैठिए और अपनी समस्या बताइए। वाटसन ने अपनी नोटबुक बंद की और ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। मेरा नाम हिल्टन क्यूबिट है, उसने कहा, अपनी टोपी को मेज पर रखते हुए। मैं नॉर्फोक के रिडलिंग थॉर्प मैनर से आया हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए मिस्टर होम्स। मेरी पत्नी एल्सी खतरे में है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। यह कोई साधारण मामला नहीं था। मैंने उसे आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ, उसने कहा। एल्सी मेरी पत्नी है। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। वो अमेरिकी है, पेंसिल्वेनिया से। हमारी जिंदगी खुशहाल थी मिस्टर होम्स, लेकिन फिर ये अजीब चीजें होने लगी। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे मेरे सामने रखा। उस पर कुछ अजीब से चित्र बने थे, छोटे छोटे नाचते हुए मानव आकृतियां, जैसे बच्चों ने खेल में बनाए हों। हर आकृति की मुद्रा अलग थी। कुछ के हाथ ऊपर थे, कुछ के नीचे, कुछ एक पैर पर खड़े थे। यह कोई साधारण ड्राइंग नहीं थी। मेरे दिमाग ने तुरंत इसे एक पहेली के रूप में देखा। ये क्या है? मैंने पूछा, कागज को अपने हाथ में लेकर। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। ये चित्र मेरे घर के आसपास दिखाई देने लगे। पहले बगीचे की खिड़की पर, फिर दरवाजे के पास, और एक बार तो मेरे अस्तबल की दीवार पर। मैंने इन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये बार बार बनते रहे और हर बार जब एल्सी इन्हें देखती, वो डर जाती। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता और वो मुझसे कुछ नहीं कहती। मैंने कागज को और करीब से देखा। ये नाचते हुए मानव आकृतियां एक पैटर्न में थी। ये कोई संदेश था, एक गुप्त कोड। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान उठने लगा। क्या ये कोई चेतावनी थी या कोई धमकी? मैंने हिल्टन क्यूबिट की ओर देखा।
आपकी पत्नी ने इसके बारे में कुछ कहा? मैंने पूछा। नहीं, उसने सिर झुकाते हुए कहा, वो कुछ छिपा रही है मिस्टर होम्स। मैंने उससे पूछा, लेकिन वो हर बार बात टाल देती है। वो कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वो परेशान है। मुझे डर है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने कागज को मेज पर रखा और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। ये मामला दिलचस्प था। एक गुप्त कोड, एक डरी हुई पत्नी और एक पति जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था। मेरे लिए ये एक नया खेल था और मैं इसे सुलझाने के लिए तैयार था। क्या आपकी पत्नी का कोई अतीत है जो इससे जुड़ा हो सकता है? मैंने पूछा। हिल्टन क्यूबिट ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, वो अमेरिका से है, जैसा मैंने बताया। उसने मुझसे शादी से पहले कहा था कि उसका अतीत कुछ जटिल है और वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने उसे कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये उसी अतीत से जुड़ा है। मैंने वाटसन की ओर देखा। वो चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही उत्सुकता थी जो मेरे मन में थी। ये साफ था कि एल्सी क्यूबिट कुछ छिपा रही थी और ये नाचते हुए चित्र उस रहस्य का हिस्सा थे। मिस्टर क्यूबिट, मैंने कहा, मुझे ये कागज अपने पास रखने दे। मैं इस कोड को समझने की कोशिश करूंगा। आप घर जाएं और अपनी पत्नी पर नजर रखें। अगर कोई नया चित्र दिखे तो उसे तुरंत कॉपी करके मुझे भेजें। आप मेरी मदद करेंगे? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। हाँ, मैंने कहा, मैं ये मामला अपने हाथ में ले रहा हूं। हिल्टन क्यूबिट ने राहत की सांस ली और कुछ देर बाद वह चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उस कागज को फिर से उठाया और उसे गौर से देखने लगा। ये नाचते हुए चित्र मेरे लिए एक चुनौती थे। हर आकृति का कोई मतलब था, शायद एक अक्षर, शायद एक शब्द, लेकिन इसके लिए मुझे और सबूत चाहिए थे। वाटसन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। होम्स, तुम्हें क्या लगता है ये कोड क्या हो सकता है? ये एक सिफर है वाटसन, मैंने जवाब दिया। एक गुप्त संदेश जो किसी को भेजा जा रहा है, शायद एल्सी क्यूबिट को। लेकिन इसका मतलब समझने के लिए मुझे और जानकारी चाहिए। और अगर ये कोई धमकी हुई, उसने चिंता से पूछा, तो हमें इसे जल्दी सुलझाना होगा। मैंने कहा, अपनी कुर्सी से उठते हुए, ये खेल शुरू हो चुका है वाटसन। अब देखते हैं कि ये हमें कहां ले जाता है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मेरे सामने मेज पर वो कागज रखा था और मेरे दिमाग में विचारों का अंतहीन सिलसिला चल रहा था। नाचते हुए चित्र मेरे सामने नाच रहे थे, मानो मुझसे कह रहे हों कि मुझे उनकी भाषा समझनी होगी। ये मामला जितना साधारण दिख रहा था, उतना था नहीं, और मुझे यकीन था कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। हिल्टन क्यूबिट के जाने के बाद बेकर स्ट्रीट का मेरा छोटा सा कमरा एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में शांति नहीं थी। वो कागज जिस पर नाचते हुए मानव आकृतियां बनी थी, मेरे सामने मेज पर पड़ी थी और मेरी नजरें बार बार उसी की ओर खींच रही थी। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, ये एक कोड था, एक गुप्त संदेश जो किसी के लिए लिखा गया था। और मेरा अनुमान था कि वो व्यक्ति एल्सी क्यूबिट थी। लेकिन सवाल ये था, ये संदेश क्या कह रहा था और इसे भेजने वाला कौन था? मैंने अपनी कुर्सी को मेज की ओर करीब खींचा और दीपक की रोशनी में उस कागज को फिर से देखा। हर आकृति की अपनी एक अलग मुद्रा थी। कुछ के हाथ ऊपर थे, कुछ के नीचे, कुछ एक पैर पर खड़े थे और कुछ के पास छोटे छोटे झंडे थे। ये साफ था कि ये आकृतियां एक पैटर्न में थी। मेरे लिए ये एक पहेली थी और मैंने अपने जीवन में ऐसी कई पहेलियां सुलझाई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस कोड में एक रहस्यमयी आकर्षण था और इसके पीछे छिपी कहानी मुझे और गहराई में खींच रही थी। वाटसन, जो अब तक चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था,
ने आखिरकार अपनी कलम रख दी। होम्स, उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोड वाकई इतना महत्वपूर्ण है या ये बस किसी का मजाक है? मैंने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वाटसन, अगर ये मजाक होता तो हिल्टन क्यूबिट इतनी दूर से इतनी चिंता के साथ मेरे पास नहीं आता। और उसकी पत्नी का डर, वो कोई बनावटी नहीं था। नहीं, ये कोड कुछ गंभीर है, शायद एक चेतावनी, शायद एक धमकी, लेकिन इसे सुलझाने के लिए तुम्हें और जानकारी चाहिए होगी। उसने कहा। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, और मुझे यकीन है कि जल्द ही हमें वह जानकारी मिलेगी। मैंने कागज को एक तरफ रखा और अपनी पाइप निकाली। तंबाकू की सुगंध मेरे दिमाग को शांत करती थी और मुझे सोचने में मदद करती थी। मैंने पाइप जलाई और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगा। सबसे पहले मुझे यह समझना था कि यह कोड किस तरह का था। क्या ये एक साधारण सिफर था जिसमें हर आकृति एक अक्षर को दर्शाती थी, या ये कुछ और जटिल था? और अगर ये एक सिफर था तो इसे सुलझाने के लिए मुझे और उदाहरण चाहिए थे, अधिक संदेश, अधिक आकृतियां। मैंने अपने मन में हिल्टन क्यूबिट की बातों को दोहराया। उसने कहा था कि ये चित्र उसके घर के आसपास दिखाई देने लगे थे, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, दीवारों पर, और हर बार जब एल्सी इन्हें देखती वो डर जाती थी। ये साफ था कि वो इन चित्रों का मतलब समझती थी, लेकिन उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। क्यों? क्या वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, या वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी? मेरे दिमाग में एक और सवाल उठा। हिल्टन क्यूबिट ने बताया था कि एल्सी अमेरिकी थी और उसका अतीत कुछ जटिल था। क्या ये कोड उसके अतीत से जुड़ा था? शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे अमेरिका में जानता था, अब उसे तलाश रहा था। लेकिन अगर ऐसा था तो वो इतने रहस्यमयी तरीके से संदेश क्यों भेज रहा था? क्यों नहीं सीधे उससे मिलने आया? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे और सबूत चाहिए थे। मैंने फैसला किया कि मैं हिल्टन क्यूबिट को एक पत्र लिखूंगा और उससे कुछ और जानकारी मांगूंगा। मैं जानना चाहता था कि ये चित्र कहां-कहां दिखाई दिए, और क्या एल्सी ने इनके बारे में कुछ और कहा था। साथ ही मैंने उसे ये भी हिदायत दी थी कि अगर कोई नया चित्र दिखे तो उसे तुरंत कॉपी करके मुझे भेज दे। अगले कुछ दिन शांत रहे। मैंने अपने समय का अधिकांश हिस्सा उस कोड को समझने में बिताया। मैंने कई तरह के सिफर के बारे में सोचा, सीजर सिफर, विग्नेर सिफर, और यहां तक कि कुछ पुराने गुप्त लेखन के तरीके जो मैंने अपनी किताबों में पढ़े थे। लेकिन कोई भी तरीका इस कोड पर पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा था। मुझे और डेटा चाहिए था। एक सुबह जब मैं और वाटसन नाश्ता कर रहे थे, श्रीमती हडसन ने एक लिफाफा लाकर मुझे दिया। यह हिल्टन क्यूबिट का पत्र था। मैंने उसे तुरंत खोला। पत्र में उसने लिखा था कि स्थिति और बिगड़ गई थी। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों में और चित्र दिखाई दिए थे, एक बार बगीचे की बेंच पर और एक बार घर के मुख्य द्वार पर। उसने इन चित्रों की सटीक नकल बनाकर पत्र के साथ भेजी थी। मैंने पत्र के साथ आए कागज को खोला। उस पर और नाचते हुए आकृतियां थी, लेकिन इस बार वे पहले से थोड़ी अलग थी। कुछ नई मुद्राएं थी और कुछ आकृतियों के पास छोटे छोटे निशान थे जो पहले नहीं थे। मैंने तुरंत अपने नोट्स निकाले और इन नए चित्रों को पहले वाले चित्रों के साथ मिलाकर देखा। यह साफ था कि ये एक सिलसिला था, एक संदेश जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। वाटसन ने मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ समझ आया, होम्स? थोड़ा थोड़ा, मैंने जवाब दिया। ये एक सिफर है, वाटसन, और मुझे लगता है कि मैं इसे सुलझाने के करीब पहुंच रहा हूं। लेकिन इसके लिए मुझे और समय चाहिए। और अगर तुम इसे सुलझा नहीं पाए? उसने चिंता से पूछा। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वाटसन, मैंने अभी तक कोई पहेली नहीं छोड़ी,
ये कोड भी मेरे सामने झुकेगा। उस दिन मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए और उस कोड पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने हर आकृति को अलग अलग अक्षरों से जोड़ने की कोशिश की। मैंने ये भी सोचा कि शायद ये कोड किसी खास भाषा में था, शायद अंग्रेजी या शायद कोई और भाषा जो एलसी के अतीत से जुड़ी हो। मैंने अपने नोट्स में हर संभावित पैटर्न को लिखा और उन्हें एक एक करके जांचा। रात होने तक मैंने कुछ प्रगति की थी। मुझे लगने लगा था कि ये एक साधारण प्रतिस्थापन सिफर था जिसमें हर आकृति एक अक्षर को दर्शाती थी, लेकिन इसके लिए मुझे ये जानना था कि कौन सी आकृति कौन सा अक्षर थी, और इसके लिए मुझे एक शुरुआती बिंदु चाहिए था, शायद एक ऐसा शब्द जो मैं अनुमान लगा सकूं। मैंने हिल्टन क्यूबिट के पत्र को फिर से पढ़ा। उसने लिखा था कि एल्सी इन चित्रों को देखकर डर जाती थी। इसका मतलब था कि वो इनका मतलब समझती थी, और अगर वो इनका मतलब समझती थी तो शायद ये संदेश उसके लिए था। मैंने सोचा शायद इन संदेशों में उसका नाम हो सकता है। एल्सी ये एक छोटा सा शब्द था, और अगर मैं इसे कोड में ढूंढ पाता तो ये मेरे लिए एक शुरुआत हो सकती थी। मैंने नए चित्रों को फिर से देखा और उनमें से कुछ आकृतियों को ई, एल, एस और आई से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुझे और संदेश चाहिए थे। मैंने फैसला किया कि मैं हिल्टन क्यूबिट को फिर से लिखूंगा और उससे और जानकारी मांगूंगा। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि समय तेजी से बीत रहा था, और अगर मैं इस कोड को जल्दी नहीं सुलझा पाया तो कुछ बुरा होने वाला था। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे धैर्य रखना होगा, लेकिन मेरे दिल में एक आवाज थी जो कह रही थी कि यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। हिल्टन क्यूबिट के दूसरे पत्र के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। बेकर स्ट्रीट का मेरा कमरा, जो आमतौर पर मुझे शांति देता था, अब एक जंग का मैदान बन चुका था। मेरी मेज पर कागज बिखरे पड़े थे, नाचते हुए चित्रों की नकलें, मेरे नोट्स और वे सारी संभावनाएं जो मैंने कोड को सुलझाने के लिए लिखी थी। मैंने कई रातें इन चित्रों के साथ गुजारी थी, लेकिन अभी तक वो चाबी मेरे हाथ नहीं लगी थी जो इस रहस्य के ताले को खोल सके। फिर भी हर बीतते दिन के साथ मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये मामला समय के खिलाफ एक दौड़ थी। उस सुबह जब मैं अपने कमरे में बैठा था, वाटसन मेरे पास आया। उसने मेज पर बिखरे कागजों को देखा और कहा, होम्स, तुम पिछले कुछ दिनों से इसी में उलझे हुए हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये कोड इतना महत्वपूर्ण है? मैंने अपनी पाइप को मेज पर रखा और उसकी ओर देखा। वाटसन, ये कोड सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये एक संदेश है, शायद एक चेतावनी, शायद एक धमकी। और अगर हम इसे समय रहते नहीं समझ पाए तो हिल्टन क्यूबिट और उसकी पत्नी पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है, उसने कहा। सही कहा, मैंने जवाब दिया। इसलिए मैंने क्यूबिट को फिर से लिखा है। मुझे और चित्र चाहिए, और मुझे ये जानना है कि उसकी पत्नी ने कुछ कहा या नहीं। मैंने उस सुबह एक और पत्र लिखा और उसे तुरंत डाक में डाल दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा संदेह था। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला था। मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए फिर से उन चित्रों को देखना शुरू किया। अब मेरे पास 2 सेट थे, पहला जो क्यूबिट ने शुरू में लाया था और दूसरा जो उसने अपने पत्र के साथ भेजा था। मैंने दोनों को एक साथ रखा और उनके पैटर्न को समझने की कोशिश की। कई घंटों तक मैं इसी काम में लगा रहा। मैंने हर आकृति को अलग अलग अक्षरों से जोड़ने की कोशिश की। मैंने ये भी सोचा कि शायद ये कोड किसी खास शब्द से शुरू होता हो, जैसे एलसी या क्यूबिट।
लेकिन हर बार मेरा अनुमान अधूरा रह जाता। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूं, जहां हर रास्ता मुझे वापस उसी जगह ले आता था। शाम होने तक मैं थक चुका था। मैंने अपने नोट्स को एक तरफ रखा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर लंदन की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था और गैस लैंप की मध्यम रोशनी उस धुंध में खो रही थी। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था। एल्सी क्यूबिट क्या छिपा रही थी? वो इन चित्रों का मतलब जानती थी, फिर भी उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। क्या वो किसी का नाम लेने से डर रही थी, या क्या वो खुद को किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही थी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमती हडसन ने एक टेलीग्राम लाकर मुझे दिया। मैंने उसे खोला और पढ़ा। ये हिल्टन क्यूबिट का संदेश था और उसकी कुछ पंक्तियों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मिस्टर होम्स, हालात और बिगड़ गए हैं। कल रात एक और चित्र दिखाई दिया, इस बार मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर। एल्सी इसे देखकर बेहोश हो गई। वो अब भी कुछ नहीं बता रही, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत डरी हुई है। मैंने चित्र की नकल बनाकर आपके लिए भेजी है, कृपया जल्दी करें। मैंने टेलीग्राम को वाटसन को दिया और कहा, पढ़ो वाटसन, अब यह साफ है कि हम समय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वाटसन ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। होम्स, हमें वहां जाना चाहिए। अगर एल्सी खतरे में है तो हमें कुछ करना होगा। धैर्य वाटसन, मैंने कहा, हमें अभी तक ये नहीं पता कि खतरा क्या है। मुझे पहले इस कोड को सुलझाना होगा। लेकिन हां, अगर अगला संदेश और गंभीर हुआ तो हम नॉरफोक जाएंगे। अगले दिन सुबह एक और पत्र आया। ये हिल्टन क्यूबिट का था और इसके साथ एक नया चित्र था। मैंने उसे खोला और देखा। इस बार आकृतियां पहले से ज्यादा जटिल थी। कुछ के पास छोटे छोटे त्रिकोण थे और कुछ की मुद्राएं ऐसी थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने तुरंत अपने नोट्स निकाले और इस नए संदेश को पिछले संदेशों के साथ मिलाकर देखा। कई घंटों तक मैं इस काम में लगा रहा। मैंने हर संभावित तरीके को आजमाया। मैंने ये मानकर चला कि शायद ये एक साधारण प्रतिस्थापन सिफर था, जिसमें हर आकृति एक अक्षर को दर्शाती थी। मैंने एल्सी जैसे छोटे शब्दों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा, शायद ये कोड किसी और भाषा में था। लेकिन अंग्रेजी के अलावा और कौन सी भाषा हो सकती थी? एल्सी अमेरिकी थी, तो शायद ये अंग्रेजी ही थी। रात होने तक मैं थक चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैंने देखा कि कुछ आकृतियां बार बार दोहराई जा रही थी। अंग्रेजी में कुछ अक्षर जैसे ई, टी और ए अक्सर दोहराए जाते हैं। मैंने इन आकृतियों को इन अक्षरों से जोड़ने की कोशिश की और फिर एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं कुछ समझ पाया। मैंने पहले संदेश को लिया और उसमें सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली आकृति को ई मान लिया। फिर मैंने दूसरी सबसे आम आकृति को टी माना। धीरे धीरे मैंने एक पैटर्न बनाना शुरू किया। ये आसान नहीं था और कई बार मैं गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन आखिरकार पहले संदेश का एक हिस्सा मेरे सामने आया। ये अधूरा था, लेकिन इसमें एक शब्द था जो मुझे समझ में आया। कम यानी आओ। मैंने वाटसन को बुलाया। वाटसन, देखो, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सुलझा लिया है। ये संदेश कह रहा है, कम कम। उसने हैरानी से पूछा, कौन आ रहा है या किसे बुलाया जा रहा है? यही तो सवाल है। मैंने कहा, शायद ये एल्सी के लिए एक संदेश है। कोई उसे बुला रहा है, लेकिन कौन और क्यों? मैंने बाकी संदेशों को भी उसी पैटर्न से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास अभी तक पूरी चाबी नहीं थी। मुझे और अक्षरों की पहचान करनी थी। फिर भी ये एक शुरुआत थी। मैंने अपने नोट्स में सब कुछ लिखा
और फैसला किया कि मैं अगले दिन फिर से इस पर काम करूंगा। लेकिन अगली सुबह एक और टेलीग्राम आया। ये हिल्टन क्यूबिट का था और उसकी पंक्तियों ने मेरे खून को जमा दिया। उसने लिखा था, मिस्टर होम्स, कुछ भयानक हो गया है। कल रात गोली चली, एलसी घायल है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। कृपया तुरंत आए। मैंने टेलीग्राम को वाटसन को दिया और कहा, अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया है वाटसन, हमें नॉर्फोक जाना होगा। वाटसन ने उसे पढ़ा और तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। होम्स, हमें जल्दी करनी होगी। अगर एलसी खतरे में है तो हर मिनट कीमती है। मैंने अपने कोट की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ वाटसन, ये खेल अब अपने चरम पर पहुंच गया है। मैंने अपने नोट्स और चित्रों को अपने बैग में डाला। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। गोली चली थी, एलसी घायल थी और मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि ये कोड पूरा क्या कह रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, खतरा अब सिर्फ एक आशंका नहीं था, ये सच हो चुका था। हिल्टन क्यूबिट के उस अंतिम टेलीग्राम ने मेरे मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। गोली चली, एलसी घायल है, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे और हर बार मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। मैंने अब तक कई मामलों को सुलझाया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये कोड, ये नाचते हुए चित्र और अब ये हिंसा, सब कुछ मुझे एक ऐसी भूल भुलैया में ले जा रहा था जिसका अंत अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक बात तय थी, मुझे अब इंतजार नहीं करना था। मुझे नॉर्फोक जाना था और वो भी तुरंत। मैंने अपने कोट की बाह में हाथ डाला और वाटसन की ओर देखा। वाटसन, तैयार हो जाओ, हम अगली ट्रेन से रिडलिंगथॉर्प मैनर के लिए निकल रहे हैं। वाटसन ने बिना एक पल गवाए अपनी चिकित्सा किट उठाई और कहा, होम्स, अगर एलसी घायल है तो मुझे अपनी तैयारी करनी होगी। गोली का घाव गंभीर हो सकता है। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, और हमें यह भी पता लगाना होगा कि यह सब हुआ कैसे। चलो, समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। हमने जल्दी से अपने बैग पैक किए। मैंने अपने नोट्स, वे सारे कागज जिन पर नाचते हुए चित्रों की नकल थी, और कोड को सुलझाने की मेरी अधूरी कोशिशें, सब कुछ अपने बैग में डाल लिया। मुझे यकीन था कि जवाब इन चित्रों में ही छिपा था, और शायद नॉर्फोक में मुझे वो आखिरी सुराग मिल जाए जो इस रहस्य को खोल दे। लंदन से नॉर्फोक की ट्रेन का सफर लंबा था। हमने दोपहर की ट्रेन पकड़ ली और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली, मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। बाहर ग्रामीण इलाकों का दृश्य धीरे धीरे बदल रहा था। शहर की भीड़ भाड़ अब खेतों और जंगलों में तब्दील हो रही थी। लेकिन मेरा दिमाग बाहर के नजारों में नहीं था, वो उन चित्रों में उलझा हुआ था जो अब तक मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए थे। वाटसन मेरे सामने बैठा था। उसने अपनी चिकित्सा किट को अपनी गोद में रखा था और चुपचाप कुछ सोच रहा था। आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। होम्स, तुम्हें क्या लगता है, ये गोली किसने चलाई होगी? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, वाटसन, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये वही शख्स है जो ये चित्र बना रहा था। शायद वो एलसी को डराने की कोशिश कर रहा था, और जब वो अपने मकसद में नाकाम रहा तो उसने हिंसा का रास्ता चुना। और एलसी का डर? उसने पूछा। वो क्यों कुछ नहीं बता रही थी? क्या वो कुछ छिपा रही थी? वाटसन, मैंने जवाब दिया, शायद कोई ऐसा राज जिसे वो अपने पति से भी साझा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब हमें उससे सच उगलवाना होगा। अगर वो अभी जिंदा है। ट्रेन की सीटी ने मेरे विचारों को बीच में रोक दिया। हम नॉर्फोक के करीब पहुंच रहे थे। शाम ढल चुकी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। जब हम रिडलिंगथॉर्प स्टेशन पर उतरे
तो हवा में एक ठंडक थी। स्टेशन छोटा सा था और वहां कुछ ही लोग थे। मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और हम रिडलिंग थॉट मैनर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैंने अपने नोट्स को फिर से देखा। मैंने अब तक ये समझ लिया था कि कुछ आकृतियां ई और टी जैसे अक्षरों को दर्शाती थी और पहले संदेश में कम शब्द छिपा था, लेकिन बाकी संदेश अभी भी अधूरे थे। मुझे लग रहा था कि जवाब मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। जब हम मैनर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर था। ये एक पुराना विशाल घर था जिसके चारों ओर बगीचे और ऊंची दीवारें थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा नहीं था। घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे, शायद नौकर और स्थानीय पुलिस। हम गाड़ी से उतरे और एक पुलिस इंस्पेक्टर हमारे पास आया। उसका नाम इंस्पेक्टर मार्टिन था। मिस्टर शर्लॉक होम्स, उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। ये मेरे सहयोगी डॉक्टर वाटसन है। हमें हिल्टन क्यूबिट का टेलीग्राम मिला था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर था। मिस्टर होम्स, मुझे डर है कि आप देर से आ गए हैं। हिल्टन क्यूबिट मर चुके हैं और मिसेस क्यूबिट गंभीर रूप से घायल है। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज गए। हिल्टन क्यूबिट मर चुका था और एल्सी घायल थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, हमें अंदर ले चलें, मैं सब कुछ देखना चाहता हूं। हम घर के अंदर गए। हॉल में एक भयानक सन्नाटा था। इंस्पेक्टर हमें एक कमरे की ओर ले गया जो शायद अध्ययन कक्ष था। वहां का दृश्य मेरे लिए कोई नया नहीं था, लेकिन फिर भी उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। हिल्टन क्यूबिट फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके सिर में गोली लगी थी और उसके आसपास खून का एक बड़ा धब्बा था। पास ही एक रिवॉल्वर पड़ी थी। वाटसन तुरंत आगे बढ़ा और उसकी जांच करने लगा, लेकिन एक नजर डालते ही उसने कहा, होम्स, ये तो कई घंटे पहले मर चुका है। गोली सिर में लगी थी, तुरंत मौत हो गई होगी। मैंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। और मिसेस क्यूबिट? वो ऊपर अपने कमरे में है, उसने कहा। उनके माथे में गोली लगी है, लेकिन वो अभी जिंदा है। डॉक्टर उनके पास है। मैंने कमरे को गौर से देखा। खिड़की खुली थी और बाहर बगीचे की ओर एक रास्ता दिख रहा था। मेज पर कुछ कागज बिखरे थे और उनमें से एक पर नाचते हुए चित्र बने थे। वही चित्र जो अब तक मेरे लिए एक पहेली बने हुए थे। मैंने उसे उठाया और देखा। ये नया संदेश था और इस बार आकृतियां पहले से ज्यादा साफ थी। इंस्पेक्टर, मैंने पूछा, ये सब कब हुआ? हमें सुबह खबर मिली, उसने जवाब दिया। नौकरों ने रात में गोली की आवाज सुनी थी। जब वे आए तो मिस्टर क्यूबिट मरे पड़े थे और मिसेस क्यूबिट अपने कमरे में बेहोश थी। हमें लगता है कि ये आत्महत्या और हत्या का मामला हो सकता है। शायद मिस्टर क्यूबिट ने अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को मार लिया। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरा दिमाग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। ये इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर, मैंने कहा। ये चित्र, ये कोई संयोग नहीं है। कोई तीसरा शख्स इसमें शामिल है। तीसरा शख्स? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने कहा, और मुझे लगता है कि जवाब इन्हीं चित्रों में छिपा है। मैंने वाटसन को इशारा किया। वाटसन, तुम मिसेस क्यूबिट को देखो। अगर वो होश में आए तो मुझसे बात करवाने की कोशिश करना। मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। वाटसन ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर चला गया। मैंने कमरे की जांच शुरू की। खिड़की के पास कुछ कीचड़ के निशान थे, शायद किसी के जूतों के। बाहर बगीचे में एक पगडंडी थी जो अंधेरे में खो रही थी। मैंने वो चित्र फिर से उठाया और उसे गौर से देखा। मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। अगर ये संदेश एल्सी के लिए था तो शायद इसमें कोई ऐसा शब्द था जो मुझे उस तीसरे शख्स का नाम दे सके। मैंने अपने नोट्स निकाले।
और उस नए संदेश को पिछले संदेशों के साथ मिलाकर देखा। कम के बाद अब कुछ और शब्द उभर रहे थे। मैंने धीरे धीरे आकृतियों को अक्षरों से जोड़ा और एक नाम मेरे सामने आया, एबी। एबी, मैंने अपने आप से कहा, क्या ये किसी का नाम था? क्या ये वही शख्स था जो इन चित्रों के पीछे था? तभी वाटसन नीचे आया। उसका चेहरा पीला था। होम्स, मिसेस क्यूबिट होश में नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत नाजुक है, शायद वो बच न पाए। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, फिर हमें और तेजी से काम करना होगा वाटसन। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रिडलिंग थॉर्प मैनर में वरात मेरे लिए एक अनंत काल की तरह थी। हिल्टन क्यूबिट का ठंडा शरीर अध्ययन कक्ष में पड़ा था और ऊपर एलसी क्यूबिट जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। मेरे हाथ में वो कागज था जिस पर नाचते हुए चित्र बने थे, वही चित्र जो अब तक मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये एक दौड़ थी, समय के खिलाफ, सच के खिलाफ और उस अज्ञात शख्स के खिलाफ जो इस त्रासदी के पीछे था। मैंने अध्ययन कक्ष में खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। बगीचे में अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी में पगडंडी के निशान दिख रहे थे। कीचड़ में जूतों के वे धब्बे मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा कर रहे थे। क्या कोई बाहर से आया था? क्या ये वही शख्स था जिसने गोली चलाई थी? इंस्पेक्टर मार्टिन का मानना था कि ये आत्महत्या और हत्या का मामला था। हिल्टन क्यूबिट ने अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन मेरा मन इस आसान जवाब को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ये नाचते हुए चित्र जो महीनों से क्यूबिट के घर के आसपास दिखाई दे रहे थे, कोई संयोग नहीं थे। उनके पीछे एक मकसद था, एक कहानी थी और मुझे वो कहानी ढूंढनी थी। वाटसन मेरे पास आया। उसका चेहरा अभी भी चिंता से भरा था। होम्स, मिसेस क्यूबिट की हालत बहुत नाजुक है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है मिस्टर होम्स, मैं अभी अपने लोगों को भेजता हूं। जब इंस्पेक्टर चला गया, मैंने वाटसन से कहा, अब हमें एलसी से बात करनी होगी। अगर वो होश में आई तो शायद वो हमें इस एबी स्लाइम के बारे में कुछ बता सके। वाटसन ने कहा, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। लेकिन होम्स, उसकी हालत बहुत खराब है। वाटसन ऊपर गया और मैं फिर से उस कमरे में अकेला रह गया। मैंने अपने नोट्स को देखा। कम एबी स्लाइम, कम नाउ। ये साफ था कि ये एक सिलसिला था। एबी स्लाइम नाम का कोई शख्स एलसी को बुला रहा था, लेकिन क्यों और उसने हिंसा क्यों की? तभी वाटसन वापस आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। होम्स, मिस क्यूबिट होश में आई है। वो बहुत कमजोर है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया, एबी, और फिर बेहोश हो गई। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। एबी, ये वही है वाटसन, ये वही शख्स है जो इन चित्रों के पीछे था और अब हमें उसे ढूंढना होगा। उस रात इंस्पेक्टर मार्टिन के लोग पूरे इलाके में फैल गए। उन्होंने स्थानीय सरायों, स्टेशन और गांव वालों से पूछताछ शुरू की। मुझे यकीन था कि एबी स्लाइम कहीं न कहीं छिपा था और अगर वो अभी भी नरफोक में था तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। सुबह होते होते एक पुलिसकर्मी ने खबर लाई, इंस्पेक्टर, हमें कुछ पता चला है। पास के एक सराय में एक अमेरिकी ठहरा था। उसका नाम एबी स्लाइम था। वो कल रात वहां से चला गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो स्टेशन की ओर गया था। मैंने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, हमें स्टेशन जाना होगा। वो शायद ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा है। हम तुरंत स्टेशन की ओर निकल पड़े। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। एबी स्लाइम, ये नाम अब मेरे लिए सिर्फ एक कोड का हिस्सा नहीं था। ये उस शख्स का नाम था जिसने हिल्टन क्यूबिट की जान ली थी।
और एल्सी को घायल किया था, और अब वह मेरे हाथों से फिसलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह की पहली किरणें जब रिडलिंग थॉर के ऊपर फैली तो मैं वाटसन और इंस्पेक्टर मार्टिन के साथ स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। मेरा दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा था। एबी स्लाइन, ये नाम अब मेरे लिए सिर्फ एक कोड का हिस्सा नहीं था। ये उस शख्स का नाम था जिसने हिल्टन क्यूबिट की जान ली थी, एल्सी को घायल किया था और महीनों से नाचते हुए चित्रों के जरिए एक खतरनाक खेल खेल रहा था। वो अब तक मेरे हाथों से फिसलता रहा था, लेकिन अब नहीं। ये शिकार का अंतिम चरण था और मैं शिकारी था। स्टेशन छोटा सा था, लेकिन उस सुबह वहां हलचल थी। कुछ स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए इकट्ठा थे और ट्रेन की सीटी की आवाज हवा में गूंज रही थी। हमने स्टेशन मास्टर को ढूंढा, एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी जो अपनी टोपी को बार बार ठीक कर रहा था। क्या आपने किसी अमेरिकी को देखा है? इंस्पेक्टर मार्टिन ने उससे पूछा। उसका नाम एबी स्लाइन है, वो शायद रात में यहां आया हो। स्टेशन मास्टर ने एक पल सोचा और कहा, हाँ साहब, कल रात एक शख्स आया था। उसकी बोली अजीब थी, शायद अमेरिकी। उसने लंदन की ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन ट्रेन छूट गई तो वो पास की सराय में चला गया। कब की ट्रेन थी? मैंने तेजी से पूछा। रात की आखिरी ट्रेन थी मिस्टर, उसने जवाब दिया। अब अगली ट्रेन सुबह 7 बजे की है। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 6:50 हुए थे। वाटसन, मैंने कहा, हमारे पास 10 मिनट है। अगर एबी स्लाइन अभी भी यहां है तो वो उस ट्रेन से भागने की कोशिश करेगा। इंस्पेक्टर मार्टिन ने अपने 2 पुलिसकर्मियों को बुलाया और कहा, प्लेटफॉर्म पर नजर रखो, कोई भी अजनबी दिखे तो उसे रोकना। हम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। वहां कुछ लोग इकट्ठा थे, कुछ किसान, कुछ व्यापारी और कुछ बच्चे जो अपने माता पिता के साथ थे। मैंने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई। एबी स्लाइन, मैंने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन मेरा अनुमान था कि वो एक लंबा, मजबूत शख्स होगा। ऐसा आदमी जो बगीचे की दीवार कूद सके और रात के अंधेरे में भाग सके। तभी मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा था, एक बड़ा कोट पहने हुए, और उसका चेहरा टोपी के नीचे छिपा था। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और वो बार बार स्टेशन की गड्डी की ओर देख रहा था। मैंने वाटसन को इशारा किया। वाटसन, वहां देखो, क्या वह हमारा आदमी हो सकता है? वाटसन ने उसकी ओर देखा और कहा, हो सकता है होम्स, लेकिन हमें यकीन कैसे होगा? यकीन करने का एक ही तरीका है, मैंने कहा और उसकी ओर बढ़ा। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे कदम बढ़ाए ताकि वह मुझे देखकर भागने की कोशिश न करे। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका और फिर वो तेजी से प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर भागा। वो है, मैंने चिल्लाया। इंस्पेक्टर, उसे पकड़ो। हम सब उसके पीछे दौड़ पड़े। वो तेज था, लेकिन मैं उससे तेज था। प्लेटफॉर्म के अंत में एक छोटी सी सीढ़ी थी जो नीचे सड़क की ओर जाती थी। वो वहां से कूद गया। मैं उसके पीछे कूदा और मेरे पीछे वाटसन और पुलिसकर्मी थे। सड़क पर कीचड़ थी और वो फिसल गया। इससे पहले कि वो उठ पाता, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। एबी स्लाइन, मैंने उससे कहा, आपका खेल खत्म हो गया। उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में गुस्सा था। आप कौन हैं? उसने अमेरिकी लहजे में पूछा। मैं शर्लक होम्स हूं, मैंने जवाब दिया, और आप हिल्टन क्यूबिट की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर मार्टिन और पुलिस कर्मियों ने उसे घेर लिया। उसने छटकाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ दीदी मजबूत थी। वाटसन मेरे पास आया और कहा, होम्स, क्या ये वाकई वही है? हाँ वाटसन, मैंने कहा, ये नाचते हुए चित्र उसी की करतूत थे।
और अब हमें सच पता लगाना है। हम उसे वापस मैनर ले गए। इंस्पेक्टर मार्टिन ने उसे हथकड़ी पहनाई और एक कमरे में बैठाया। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। एबी स्लाइन, मैंने कहा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सच बताएं या हम इसे आपसे उगलवाएंगे। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक टूटन दिख रही थी। आखिरकार उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने क्यूबेट को नहीं मारा, ये एक हादसा था। हादसा? मैंने व्यंग्य से पूछा। और एल्सी का घाव, वो भी हादसा था? उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। एल्सी मेरी मंगेतर थी अमेरिका में। हम पेंसिल्वानिया में साथ थे, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया। वो इंग्लैंड चली आई और क्यूबिट से शादी कर ली। मैं उसे वापस लाना चाहता था। तो आपने ये चित्र बनाए? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा, ये हमारा कोड था, मेरा और एल्सी का। हम बचपन में साथ खेलते थे और ये नाचते हुए चित्र हमारी गुप्त भाषा थे। मैंने उसे संदेश भेजे, कम कम नाव। मैं चाहता था कि वह मेरे पास लौट आए। मैंने अपने नोट्स की ओर देखा। ये सच था, कोर्ट में कम और कम नाव था। और जब वो नहीं आई, मैंने पूछा। मैं गुस्से में था। उसने कहा, मैंने उस रात मैनर के बाहर इंतजार किया। मैंने खिड़की से देखा कि वह और क्यूबिट अंदर थे। मैं बस उसे डराना चाहता था। मेरे पास रिवॉल्वर थी। मैंने खिड़की से गोली चलाई, सिर्फ हवा में। लेकिन क्यूबिट बाहर निकला। उसने मुझ पर हमला किया। हमारी लड़ाई हुई और रिवॉल्वर चल गई। वो मर गया। और एल्सी? मैंने पूछा। मैं डर गया था। उसने कहा, मैंने रिवॉल्वर क्यूबिट के पास छोड़ दी और भाग गया। मुझे नहीं पता कि एल्सी को गोली कैसे लगी। शायद वो कमरे में आई और दूसरी गोली उसे लग गई। मैंने उसकी कहानी सुनी। कुछ हिस्से सच लग रहे थे, लेकिन कुछ में झूठ की बू थी। मैंने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर, इसे हिरासत में ले, हमें और सबूत चाहिए। हम वापस अध्ययन कक्ष गए। मैंने फिर से उस रात के दृश्य को अपने दिमाग में बनाया। खिड़की से गोली चली थी। ये साफ था, लेकिन दो गोलियां। अगर स्लाइन सच कह रहा था, तो शायद दूसरी गोली गलती से चली थी, या शायद एल्सी ने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी। जब उसने अपने पति को मरा देखा, वाटसन मेरे पास आया। होम्स, क्या तुम उसकी बात पर यकीन करते हो? आधा सच, आधा झूठ। मैंने कहा, हमें एल्सी से सुनना होगा। अगर वो बच गई, तो वो हमें पूरी कहानी बता सकती है। उस दिन दोपहर को एक खबर आई। डॉक्टर ने बताया कि एल्सी होश में आई थी। वो कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। मैं और वाटसन तुरंत उसके कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला था और उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, मिस्टर होम्स। हाँ, मैंने कहा, मुझे सच बताएं, मिसेस क्यूबेट। एबी स्लाइन कौन है? उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। एबी मेरा अतीत था। मैं उसे अमेरिका में छोड़ दी थी। वो एक अपराधी था, एक खतरनाक आदमी। मैं उससे बचने के लिए इंग्लैंड आई, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। और चित्र? मैंने पूछा। वो हमारा कोड था। उसने कहा। मैं समझ गई थी कि वो मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। मैंने हिल्टन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे छोड़ देगा। और उस रात? मैंने पूछा। मैंने गोली की आवाज सुनी। उसने कहा। मैं नीचे गई। हिल्टन मरा पड़ा था। रिवॉल्वर उसके पास थी। मुझे लगा कि ये मेरी गलती थी। मैंने उसे उठाया और खुद को गोली मार ली। उसकी बातों ने सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई हत्या और आत्महत्या नहीं थी। ये एक त्रासदी थी। ईर्ष्या, डर और गलतफ हमी से भरी हुई। मैंने वाटसन की ओर देखा और कहा, यह खेल खत्म हो गया वाटसन, अब सिर्फ सजा बाकी है। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स,
द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।